नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी। पहली बार इतिहास में भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इजराइल के संसद को संबोधित किया। पहली बार। और इतना ही नहीं, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि संबोधित किया तो किया। प्रधानमंत्री हर जगह जाते रहते हैं। जिस जिस देश जाते हैं उस देश में अगर मौका मिलता है तो वहां के संसद को संबोधित भी करते हैं। कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात बिल्कुल नई है। वो कैसे, आज मैं आपको विस्तार से बताता हूं। एक और संयोग का जिक्र किया गया इजरायली संसद में। संयोग था कि 17 सितंबर 1950 वो तारीख जिस तारीख को इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता मिली। और 17 सितंबर 1950 वही तारीख है जिस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ है। अब वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं इजराइल की संसद में। और जब वो इस बात का जिक्र कर रहे थे तो अगर आप ये लाइव देख रहे होंगे, वीडियो होगा, मैं कुछ वीडियो के अंश आज आपको दिखाऊंगा भी, तो उस दौरान नेतन्याहू जहां बैठे हैं उनके आसपास जो उनके साथी मित्र जो सदस्य हैं संसद के, जो सांसद हैं, वो सभी भौचक्क रह गए हैं और बहुत ही एक्सक्लेमेशन के साथ वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि ये बड़ा अद्भुत संयोग है कि मोदी के जन्मदिन के दिन ही हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश के रूप में मान्यता मिली। इसका वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन और इसके अलावा भारत और इजराइल के बीच में 1950 के बाद के दोस्ती का नहीं है, 2000 वर्ष पुरानी दोस्ती का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इजराइल कैसे यहूदी आए, होलोकॉस्ट की चर्चा की मोदी ने। इजरायली जो भारत में हैं और भारत में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हेल्थ केयर के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, उसका जिक्र कर रहे हैं मोदी। गुजरात में, महाराष्ट्र में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ इंडिया में, जहां जहां उनका कंट्रीब्यूशन है, सबका जिक्र इजराइल की संसद में भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और संयोग इसकी भी बात कर रहे हैं कि वो अकेले प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल की यात्रा कर रहे हैं। वो अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 बार इजराइल की यात्रा की। आज से 9 साल पहले 2017 में और 9 साल के बाद 2026 में। अब ये सारे संयोग हैं, लेकिन एक वर्ग है जिसके पेट में कल से मरोड़ उठा जा रहा है और यह कह रहा है कि जो वॉर क्रिमिनल है, जिनोसाइड का दोषी है, अंतरराष्ट्रीय अदालत ने उसे वॉर क्रिमिनल कहा है, उसको मोदी गले लगा रहा है। उसके परिजन के साथ मोदी हाथ मिला रहा है और चीख पुकार मची हुई है पूरे देश में। एक पूरा वर्ग लगा हुआ है। यह भी हवाला दिया जा रहा है कि जिस पार्टी के ये प्रधानमंत्री हैं, उसी पार्टी के नेता किसी जमाने में इजराइल के बारे में क्या राय रखते थे। वो कह रहे हैं कि फलस्तीन को किस तरह से इसी पार्टी के पूर्व नेता स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर रहे हैं। उनका पुराना वीडियो निकाल करके चला रहे हैं कि फलस्तीन के बारे में वो जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे थे कि कहीं कोई अनधिकृत किसी भी भूभाग पर कोई भी कब्जा करता है, वो नहीं होना चाहिए। जिसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल है, एक देश के रूप में इजराइल को मान्यता है तो फिलिस्तीन को भी मान्यता है। इस पर तो कोई दो राय नहीं है। फिलिस्तीन से भी भारत को उतना ही रिश्ता है।
इसी युद्ध में, इसी गाजा के वॉर के जोन में भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने फिलिस्तीन को मदद किया, गाजा रसद पानी भेजा, मेडिकल एड भेजा, मदद किया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, मानवता के आधार पर। लेकिन आज जिनके पेट में दर्द हो रहा है, अभी तो मैं आ रहा हूं कि उन्होंने कैसे इजराइल की संसद से ट्रंप को संदेश दिया है। बहुत कड़ा संदेश है इजराइल की संसद से, और इसमें आपको खुशी मनानी चाहिए मित्रों कि पहली बार प्रधानमंत्री इस भाषा में मजबूती के साथ दूसरे देश की संसद में पूरी दुनिया को आईना दिखा रहे हैं। पहली बार इन द सेंस पोस्ट टैरिफ एरा और पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अनर्गल बयानबाजियां की और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बदनाम किया, भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की, सारा सेहरा अपने माथे बांधने की कोशिश की, उससे एक खामोशी थी भारत के अंदर भी। भारत की सरकार भी एक खामोशी बरत रही थी, वो स्ट्रैटेजिक खामोशी थी। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 5 महीने 6 महीने तक बिल्कुल खामोश रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और यह खामोशी ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद की खामोशी रही, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध विराम करवा दिया भारत पाकिस्तान के बीच में। और इधर हाल में उन्होंने बयान दे दिया कि अगर मैं नहीं पढ़ता तो पाकिस्तान के जो मियां थे शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री, वो खत्म हो जाते, वो मार दिए जाते। मतलब साफ उनका कहना था कि पाकिस्तान मिट गया होता, भारत पाकिस्तान को तबाह कर दिया होता, बर्बाद कर दिया होता। इस स्तर पर युद्ध एस्केलेट कर गया था उसका, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। मतलब वो ये कह रहे हैं, वो मान रहे हैं कि भारत शक्तिशाली देश है और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देता, इसलिए वो पड़े। अगर एक पल के लिए हम मान भी लें कि डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गए, उन्होंने बीच बचाव के, एक पल के लिए मान लेते एक पल के लिए, तो ये क्यों आए? वो इसलिए आए कि नूर खान एयरबेस तबाह हो रहा था और जहां पर अमेरिकी न्यूक्लियर आर्म्स की डंपिंग थी, वो भारत के डिफेंस के निशाने पर आ गया था और उसके मुहाने पर भारत ने वॉर कर दिया था। अगर एक पल के लिए हम ये मान भी लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की, तो मध्यस्थता इसलिए नहीं की क्योंकि वो चौधरी था, मध्यस्थता इसलिए की क्योंकि वो इसको ये डर सताने लगा कि भारत अब उस ठिकाने पर अटैक कर रहा है जिस ठिकाने से पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है, पूरी दुनिया में। और फिर बाद में यह पता चलेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो और किसी का नहीं, या और जो हथियार का जखीरा है, खाली न्यूक्लियर हथियार ही नहीं था, इसके अलावा भी हथियार का जखीरा है जो उन्होंने अफगानिस्तान में पार्क किया और पाकिस्तान में पार्क किया है, वो सब भारत के निशाने पर था। तो वो मध्यस्थता नहीं कर रहे थे, बल्कि शहबाज शरीफ ने फोन करके कहा और मौलाना मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को कि मियां बचाओ जल्दी से, अब तो आपकी भी रक्षा हम नहीं कर पाएंगे, जो आपका आर्म्स एम्युनिशन है उसके ऊपर भारत का निशाना है और कभी भी विस्फोट कर सकता है। तो उसने कहा होगा कि तुम जल्दी से बात करो। डोनाल्ड ट्रंप ने बात नहीं की, डोनाल्ड ट्रंप से हमारे डीजीएमओ की कोई बात नहीं हुई, हमारे सरकार के किसी अधिकारी की बात नहीं हुई, एनएसए की बात नहीं हुई, प्रधानमंत्री की तो बात भूल छोड़ दीजिए, दूर दूर तक। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा मियां नवाज शरीफ को कि जल्दी से बात करो, इस युद्ध को रुकवाओ, और नहीं तो तुम बर्बाद हो गए, हमें भी तुम तबाह करोगे। तो अमेरिका से तो डरता होगा, उनको खौफ सता रहा होगा कि हम नेस्तनाबूद हो जाएंगे, और तब वो शायद जाकर के सरेंडर किया। उनके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। ये बात सर्वविदित है, आपको सबको मालूम है, कहना वो नहीं है, इंपॉर्टेंट वो नहीं है मित्रों। इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा कर रहा हो, जो प्रधानमंत्री यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा कर रहा हो, जो प्रधानमंत्री के टेन्योर में यूनाइटेड अरब अमीरात में मंदिर का निर्माण हो रहा हो, कृष्ण का, राम का मंदिर वहां बन रहा हो, शिव का मंदिर बन रहा हो यूनाइटेड अरब अमीरात में, वहां के शेख आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है जिसका भारत के साथ बढ़िया रिश्ता नहीं है सिवा पाकिस्तान की। एक पाकिस्तान को छोड़ दीजिए तो अफगानिस्तान तक से भारत का रिश्ता बेमिसाल है। इवन कि तालिबान के जो अभी आए थे
फॉरेन मिनिस्टर, सूचना मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर सब आकर के गए, वो तो देवबंद भी घूम करके गए। अफगानिस्तान से भी भारत का अच्छा रिश्ता है। प्रधानमंत्री ने इजरायली संसद में कहा कि डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। इसको कहते हैं दम टोक के बोलना। किस मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा? आतंकवाद के मुद्दे पर। साफ साफ प्रधानमंत्री आंख में आंख डाल करके न सिर्फ नेतन्याहू को कह रहे थे कि हम आपके डिपेंडेबल दोस्त हैं, बल्कि दुनिया को बतला रहे थे कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो कायराना हमला किया है, उसके बाद तो गाजा की यह स्थिति होनी ही थी। आप एक कम्युनिटी को बार बार दीवार में साट देंगे और उसके बाद रुदाली करेंगे कि गाजा में हमास पर अटैक के बहाने फलस्तीन में हजारों लोगों की मौत जान जा रही है। 77,000 का आंकड़ा ले लाया है वारिस पठान और AIMIM के नुमाइंदे। राहुल गांधी भी ले आएंगे, अखिलेश यादव भी ले आएंगे, ये सारे लोग आंकड़ा ले आएंगे कि 77,000 फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है नेतन्याहू ने। नेतन्याहू तो हमास के 7 अक्टूबर के अटैक के पहले गाजा में, फलस्तीन में और इजराइल के बीच में एक बहुत ही शानदार समझौता होने वाला था केवल 1 महीने के बाद। और वो समझौता क्या था? वो समझौता था कि इजराइल और फलस्तीन मिलके रहेंगे, दोनों देश ठीक से काम करेंगे, आने जाने का परमिशन होगा, ट्रांजिट पे फैसला होना था कि फलस्तीन के लोग इजराइल आए, काम करें, जाएं, फलस्तीनी भी जाएंगे इजराइल और इजरायली भी जाएंगे फलस्तीन। इस तरह की निगोशिएशन चल रही थी। इजराइल शांति में यकीन कर रहा था, लेकिन दुनिया को देखा नहीं गया। अब इसके पीछे अमेरिका है, या अमेरिका के वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू नहीं है। वॉर क्रिमिनल तो लॉकहीड मार्टिन है, जो युद्ध आर्म्स सप्लाई कर रहा है, डीलर है वो। वही आर्म्स सप्लाई करता है, वही टेररिस्ट को पालता है, वही एक देश को दूसरे देशों के बीच में लड़ाई लगवाता है और फिर शांति का मसीहा बन जाता है। और फिर ये जो इस्लामिक कट्टरपंथ का जो न्यू टेररिज्म का ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फंडिंग करता है। वही अमेरिका उसको फंड करता है। अमेरिका किस मुंह से बोलेगा? पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है भारत की बिना पर। भारत एक शांति प्रिय, दुनिया का सबसे विशालतम डेमोक्रेसी, बड़ा डेमोक्रेसी, मॉडर्न में अभी अमेरिका कह रहा है कि हम सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। अरे सबसे विशाल और सबसे पुराना डेमोक्रेसी भारत का है। तुम तो अभी जुम्मे कुछ दिन पहले बने हो। सवाल मित्रों ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली संसद से जो कहा है वो छोटी घटना नहीं है। और ये घटना के पीछे का सबसे महत्व क्या है कि इजराइल की यात्रा तब कर रहे हैं मोदी जब यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं। अमेरिका से भी ट्रेड डील अभी हालांकि पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ट्रेड डील की स्थिति अच्छी हो जाती है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बैकफुट पर है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को कट शॉर्ट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है कि मनमाना टैरिफ लगाओगे, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में है, ये सेनेट और कांग्रेस से पूछ करके ही तुम ये काम करोगे। आप एक्सॉर्बिटेंट टैरिफ आप किसी के ऊपर इंपोज कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। खत्म हो गया, अधिकार कर्टेल हो गया। तब उसका आर्टिकल 122 के माध्यम से अब दूसरा अधिकार जताने की कोशिश कर रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट को थोड़ा अधिकार है, तो 10% एक्स्ट्रा उन्होंने टैरिफ लगा दिया। लगाते रहे। सच्चाई मित्रों यह है कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद मोदी का सीना बहुत चौड़ा है। कारण क्या है? अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन का, ये बात मैं आपको जिक्र कर चुका हूं, अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन का बहुत ही थिन मार्जिन है, 218 और 214 डेमोक्रेट का, और सेनेट में 53 रिपब्लिकन का, 48 डेमोक्रेट का।
और इसमें क्रॉस वोटिंग भी हो चुकी है एक मुद्दे पर। इसमें 5 रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट को समर्थन कर दिया है। एग्जैक्टली 48 हो गया, 53 से 48 हो गया। तो अभी जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में भारत के प्रधानमंत्री की इजरायली यात्रा हुई है, वो सिचुएशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका में एक चौधरी डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे वर्स्ट फेज में पहुंच गया है, सबसे वर्स्ट फेज में। अलग थलग रसिया और चाइना उनको दीवाल में साटे हुए है। यूरोपियन यूनियन उनकी गिदड़ भभकी से डरा नहीं। कनाडा जो उनका पड़ोसी देश है, वो कनाडा ने कह दिया कि ये सबसे बड़ा बदतमीज इंसान है और ये चारों तरफ घूम घूम करके चौधराहट कर रहा है। WEF में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने इनको ऐसी की तैसी कर दी। पूरा बुरा भला इनको सुना दिया कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने। और कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने इतना ही नहीं किया, कनाडियन प्राइम मिनिस्टर चला गया चाइना के गोद में और चाइनीज को बुला लिया। लोगों ने कहा कि साहब वेनेजुएला ने भी बुलाया था चाइनीज को, और जिस दिन चाइनीज का रिप्रेजेंटेटिव वेनेजुएला में मौजूद था, उसी दिन मुद्रो को उठा लिया था। कनाडा वैसा नहीं है। ग्रीनलैंड को तो कर नहीं पाए, डेनमार्क को तो कर नहीं पाए। 65,000 आबादी है ग्रीनलैंड की। बोली लगा दी थी ट्रंप ने 65,000 आबादी की कि हम तुमको $1,00,000 देते हैं, आ जाओ। 65,000 लोगों को $1,00,000, $10,000 से $1,00,000 की बोली लगानी शुरू कर दी थी। ये पागल आदमी, ये पागल हो गया। हालांकि इस पागलपन में कुछ और भी कहानी है। भारत के साथ जो रिश्ते टूटे हैं, उसके लिए तो मैं मानता हूं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदार है, बात को मानिए आप। इसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं कि ट्रंप के साथ अगर मोदी के रिश्ते खराब हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी एकदम एकदम शुद्ध रूप से मोदी की है, क्योंकि वो तो आपके साथ रिश्ता निभा रहा था। आपने पाला बदल लिया, आप चले गए डेमोक्रेट के साथ और भ्रष्टाचारियों के साथ, एप्स्टीन फाइल वालों के साथ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खैर, मोदी जी को समझ में आ गई यही बात। मोदी जी समझ चुके हैं कि कुछ दलालों ने, कुछ भ्रष्टाचारियों ने हमारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया, कुछ मोल ने हमें गलत सलाह दी, और इसलिए हमने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदली थी। गलत बताया कि भाई वो तो हैरिस आ रही है, कमला हैरिस जीत रही हैं। बाइडेन पिछड़ रहे थे क्योंकि एज का इशू था, प्रॉब्लम था, उनका डिमेंशिया का प्रॉब्लम था, उनको हटा करके कमला हैरिस आ गई हैं। अब कमला हैरिस जीत रही है, डेमोक्रेट जीत रहा है। फैला दिया यहां के माफियाओं ने, और खास तौर से भ्रष्ट एप्स्टीन फाइल वाले भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट ने गुमराह कर दिया प्रधानमंत्री को। तो खैर, प्रधानमंत्री अब देर आए दुरुस्त आ गए हैं, बिल्कुल चौकन्ने हैं प्रधानमंत्री। ऐसी परिस्थिति में जब डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर हो अपने ही देश में, यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया हो, इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, चाइना के साथ रिश्ते सुधर रहे हो, रसिया के साथ तो रिश्ते अच्छे ही हैं। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने के लिए इजराइल की भारत की यात्रा इस्लामिस्ट टेररिस्टों को जड़ से समूल नाश करने के लिए जो इजराइल की यात्रा हुई है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इजराइल की संसद में मोदी की गर्जना, मोदी की आंख में आंख डाल करके बात, मोदी ने कहा, अब मैं सुनाता हूं वो वीडियो, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। मोदी ने कहा कि India आपके दर्द, आपके दुख के साथ stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. मित्रों, सवाल ये नहीं है कि स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया और इसको लेकर के हम लोग नाचने लगे। स्टैंडिंग ओवेशन किसके तरफ से मिला है? एक छोटा देश, 1 करोड़ भी आबादी नहीं है, एक छोटा सा देश, चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ, चारों तरफ, उससे वो लड़ता जा रहा है, लड़ता जा रहा है। इतने होलोकॉस्ट को झेला, आज तक सबसे ज्यादा अगर परसिक्यूशन किसी कम्युनिटी का हुआ है तो यहूदी का हुआ है।
उसके साथ दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री का प्रधानमंत्री जब जाकर के खड़ा हुआ और कहा कि वी स्टैंड विथ यू, तो एक जो अल्ट्रा माइनॉरिटी में रहने वाला कम्युनिटी है उसको रे ऑफ होप दिखा, रे ऑफ होप दिखा। एक डेमोक्रेटिक कंट्री का ताकतवर नेता दुनिया का, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ वर्ल्ड। अभी अभी खबर आ रही है कि 100 मिलियन के का जो फॉलोअर्स है वो क्रॉस कर गया मोदी का, 100 मिलियन फॉलोअर्स का। तो पॉपुलैरिटी रैंकिंग में भी मोदी अभी सबसे आगे चल रहा है। वो मोदी इजरायली संसद में जाके कह रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो नेतन्याहू और उनको जो सांसद है उनको लगता है कि चलो कम से कम भारत तो आकर के फॉर्मली कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। कहा कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, टेररिज्म पर कोई समझौता नहीं कर सकते। आपके डिमांड हैं, आपकी जो कुछ भी ग्रीवांसेस हैं, बातचीत से आइए, समाधान करते हैं, सब चीज का समाधान हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की तरह छद्मी वॉर करेंगे, पाकिस्तान, टर्की और टू सम एक्सटेंट ईरान भी अगर फलस्तीन को सपोर्ट करेगा, इराक भी फलस्तीन को सपोर्ट करेगा, सऊदी अरब भी फलस्तीन को सपोर्ट करेगा, तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऐसा नहीं हो सकता है। आप यरूशलेम, आप तीनों का जगह है, अगर मिल बैठ करके नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आपका कहना है कि नहीं यहूदी आकर के हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। कौन सा? पूरी दुनिया में कब्जा किए आप जाकर के, आप यहूदी को कह रहे हैं कि हमको आकर के कब्जा कर लिया। कमाल बात है। आप यहूदी को इजराइल से हटाना चाहते हैं, आपको कोई कहता है भारत से चले जाओ तो आपको पीड़ा होने लगती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वही नैरेटिव है ना, और इसीलिए नैरेटिव दूसरा फैला रहे हैं अभी आप, वो सब नैरेटिव का चल रहा है। मोदी से इसलिए घबराहट होती है। मोदी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, सीधा सीधा कहा, नो डबल टॉक, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन है, नो डबल टॉक ऑन टेररिज्म। नहीं होगा ये। वेयर एवर टेररिज्म एग्जिस्ट, इट इज ए थ्रेट फॉर द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। सीधा सीधा मोदी कह रहा है, यह मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो टेररिज्म के पक्ष में नहीं खड़ा रह सकता है भारत, जहां कहीं भी है। अगर मुस्लिम कंट्री भी टेररिज्म का शिकार है तो उसके साथ भी खड़ा है, लेकिन पाकिस्तानियों की तरह नहीं कि फैक्ट्री बना दिया इन्होंने, टेररिज्म की फैक्ट्री बना दी, पनाहगाह बना दिया, और डोनाल्ड ट्रंप उसको समर्थन कर रहे हैं। बाइडेन करते तो एक बात होती, ओबामा करते तो एक बात होती, वो ओबामा ने भी नहीं किया। घर में घुस करके, एबटाबाद में घुस करके खत्म किया ओसामा बिन लादेन को। ये कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं थे, यही डेमोक्रेट ओबामा थे। घर में घुस करके किया, पाकिस्तान की सोवरेंटी को ताक में रख करके किया। रिपब्लिकन नहीं था वो, डेमोक्रेट था। सो कॉल्ड अलाइंड फोर्सेस थे, उन्होंने किया। तो अमेरिका अपने बारे में काम करता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण है वो पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। एक तो अगर इजराइल ठीक से शांति के तरीके से काम कर रहा है तो आप उन्हें डेसिमेट मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, टेररिज्म पर डबल टॉक चलेगा नहीं। और नंबर 3, तो अभी बहुत सारे एग्रीमेंट होंगे इजरायली टेक्नोलॉजी का। एक इधर चल रहा है, एप्स्टीन में फाइल में जिक्र था, 2017 में कहा कि जाओ वहां डांस करो, तो नाच करके प्रधानमंत्री आए। अब वही एप्स्टीन फाइल में कुछ इधर उधर निकले नहीं, इसीलिए ये गए हैं उस फाइल के कुछ चीजों को मिटाने के लिए, डिलीट करने के लिए। अजब तरह का नैरेटिव है, कोई जिक्र नहीं है। अरे कोई अधिकारी, कोई प्राइवेट सिटीजन किसी से बात कर रहा है और किसी का नाम ले रहा है, तो ये तो
इंटेलिजेंस एजेंसी करते रहती है, एफबीआई पर कैसे भरोसा करें? एफबीआई पर पूरी तरह से भरोसा नहीं की जा सकती। तो चलिए, इनके पेट में दर्द होता रहेगा। मोदी ताली बटोरता जा रहा है और भारत, मेरे लिहाज से अगर आप पूछेंगे तो वो एक स्टेटमेंट जो है कि नो डबल टॉक, सीधा सीधा वार्निंग है डोनाल्ड ट्रंप को। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।